अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है आर सी एन आर एल सर्किट। आर सी एन आर एल सर्किट लॉन्ग क्वेश्चन है और इंतहाई आसान है। आर सी सर्किट को हमने डिटेल से डिस्कस करना है, आर एल टू दी पॉइंट ही बताना है हमने, जिस तरह बुक पे है। और मैंने सारा टॉपिक इजीली लिख दिया है, इजी वर्डिंग में, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। आर सी सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। वो सीरीज़ में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी। हम लोग यहाँ पे सीरीज़ के लिहाज से डिस्कशन कर रहे हैं कि कंसिडर अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर एक्साइटेड, यानी ऑपरेट हम कर रहे हैं बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, जिसे हम सिंपल एसी सोर्स भी लिख सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, तो लिहाजा यहाँ पे करंट आई आर एम एस थ्रू बोथ कंपोनेंट्स विल बी सेम। दोनों कंपोनेंट से गुजरने वाला करंट क्या होगा? सेम। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे सोर्स का डिवाइड होगा क्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, यानी कि इसके क्रॉस फॉर एग्जाम्पल वी आर है, इसके क्रॉस क्या वी सी। और वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर हम किसके बराबर लिखेंगे? जो करंट फ्लो करें ना थ्रू सर्किट आई, जिसके हम आरएमएस वैल्यू का जिक्र करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ बाय ओहम लॉ। और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? करंट जो फ्लो करे आई आरएमएस को मल्टीप्लाई कर दूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ, यानी कैपेसिटर की मज़ाहमत जो एसी को है। ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने इस टॉपिक में एक्चुअली फॉर्मूला ड्राइव करना है इम्पीडेंस का, और ये जानना है कि आया कि यहाँ पे करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है इन आर सी सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के साथ इन फेस होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री पे वोल्टेज को लीड करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में हमने दोनों टॉपिक्स को मिला देना है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं पहले वोल्टेज और करंट की वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ, जिसमें मैंने करंट का वेक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का वेक्टर पैरेलल बनाया है, क्योंकि दोनों इन फेस होते हैं एज वी ऑल नो। और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज को मैंने करंट के साथ 90 डिग्री पे शो करवाया, लेकिन डाउनवर्ड शो करवाया, क्योंकि कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज करंट को 90 डिग्री पे लैग करता है। अगर हम इंडक्टर की बात करते तो इंडक्टर का वोल्टेज करंट को लीड करता है, उसे मैंने अपवर्ड बनाना था। तो बेटा यहाँ पे ना जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उन दोनों का वेक्टर सम है। आपने पहले यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा करनी, फिर यहाँ से जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, फिर उधर आपने वेक्टर ड्रा करना है। ऐसे आपने ड्रॉ करना है। ये अप्लाइड वोल्टेज जो है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का वेक्टर सम है। जिस तरह आपको याद है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एक वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे, ए एक्स और ए वाई। तो हमने कहा था ना, ए यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का वेक्टर सम है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें, रेजिस्टेंस का जो वेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, वो वेक्टर का समल, वोल्टेज का समल एक्स कंपोनेंट है, और कैपेसिटर क्रॉस जो वोल्टेज है उसका वाई कंपोनेंट है। तो इन दोनों, ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं अप्लाइड वोल्टेज की, आप कह सकते हैं। और अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे इन दोनों वोल्टेजेस का वेक्टर सम होगा, सिंपल सम नहीं होगा। डीसी सर्किट में आप कहते हो सिंपल सम होगा वोल्टेज, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सर्किट में सोर्स का वोल्टेज जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज के वेक्टर सम के बराबर होगा, ना कि सिंपल सम। ठीक है। तो लिहाजा मैं फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया कि आई आर एम एस वैक्टर एंड वी आर वैक्टर आर ड्रॉन पैरेलल बिकॉज दे आर इन फेस। यहाँ पे आप इसके ऊपर एरो लगा देना चाहे। और वी सी वैक्टर यानी वोल्टेज क्रॉस जो वैक्टर है, वो हमने 90 डिग्री पे ड्रॉ किया, लैगिंग करंट वैक्टर। अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे वेक्टर सम होगा वी आर एंड वी सी का, और ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। लिहाजा यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज को हम यहाँ पे अंडर रूट वी आर उसके बाद वी सी स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। जिससे ना हम कहते थे वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई हैं, तो हम लोग वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर यूज़ करते थे ना, वैसे ही। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना 4 वोल्ट, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट, तो सोर्स का वोल्टेज 7 वोल्ट नहीं होगा, बल्कि 5 वोल्ट होगा। यानी कि अब इस फॉर्मूले में 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, और 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। आई समझ? अब वी आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वी सी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे इन दोनों में से आई स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूँगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिखूंगा, इसे आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई आर एम एस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं दोनों का लहदा स्क्वायर रूट में अगर लिखता हूँ, ठीक है, आई आर एम एस स्क्वायर लहदा स्क्वायर रूट में लिखूंगा, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज साथ रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ नहीं कटेगा। ठीक है, दरम्यान में प्लस का साइन है। तो अब ये आई आर एम एस इधर आके वी आर एम एस के साथ डिवाइड होगा, इसको हम इम्पीडेंस कह सकते हैं। तो लिहाजा ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका? इम्पीडेंस का। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंपल सम नहीं है,
बल्कि वो यूं अंडर रूट वाले फॉर्मूले से हमें हासिल होगी। अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस 4 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 3 ओम है, तो इम्पीडेंस 5 ओम होगी। बच्चों सुन लो दोबारा, 5 ओम। अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस 5 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस 12 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 5 ओम है, तो फिर 13 ओम होगी इम्पीडेंस, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 जमा 25 169, 169 का स्क्वायर रूट 13। और एक्स सी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ अगर, तो 1/ओमेगा c से लिखते हैं, वी ऑल नो उसका स्क्वायर, तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि आरसी सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को एट एंगल थीटा, जो 0 से लेके 90 के दरमियान होगा। लुक एट दैट कि करंट यहाँ पे वोल्टेज को लीड कर रहा है एट एंगल थीटा, जो 0 से 90 के दरमियान है। यानी कि हम पे कह सकते हैं आरसी सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू ना 0 होगी ना 1 होगी। रेजिस्टिव सर्किट में तो पावर फैक्टर 1 होता है, कैपेसिटिव सर्किट में 0 होता है, लेकिन आरसी सर्किट में 0 और 1 के इन बिटवीन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं आरसी सर्किट में पावर डिसिपेशन ना मैक्सिमम होगी ना 0 होगी, इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो अप्लाइड वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स वी सी ओवर वी आर। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, कोई वेक्टर एंगल जो बनाता है विद एक्स एक्सिस ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, तो हम उसका फॉर्मूला लिखते थे ना, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। बस यहाँ पे ए वाई की जगह वी सी आ गया और वी आर वी ए एक्स की जगह आ गया। वी सी को मैं आई एक्स ही लिख सकता हूँ, वी आर को आई आर लिख दूंगा, आई से कट जाएगा एक्स सी ओवर आर। एक्स सी को 1/ओमेगा c पुट करो तो गए तो 1/ओमेगा c में ओमेगा c नीचे आके आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। और जब फेज डिफरेंस चेंज होगा तो पावर ऑफ द आरसी सर्किट भी क्या होगी, चेंज। इसके अलावा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज करने से इम्पीडेंस भी क्या होगी, चेंज। तो हम करंट की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आरसी सर्किट जो है इसमें हम पावर डिसिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर। अब बेटा अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी ड्राइव की है इम्पीडेंस की, इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये कह सकता हूँ इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वेक्टर सम है। जिस तरह वोल्टेज जो है, जिस तरह वोल्टेज वी आर और वी सी का वेक्टर सम था, वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उसका फॉर्मूला अंडर रूट की फॉर्म में बना था ना। इस तरह मैं कह सकता हूँ इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में शो करवा दूँ तो इम्पीडेंस इन दोनों का वेक्टर सम होगी। तो इस मकसद के लिए मैं यानी कि यहाँ पे एक फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी जी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जी वेक्टर सम है। आप जी पे भी एरो लगा देना, किसका, आर का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो यहाँ पे मैं इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करूँगा इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए। इम्पीडेंस डायग्राम में आर वाला वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा यानी हॉरिजॉन्टल, और एक्स सी वाला वेक्टर वी सी की डायरेक्शन में होगा, इम्पीडेंस वाला वेक्टर अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन में होगा। तो बेटा यहाँ पे इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वेक्टर सम है कि वेक्टर आर पैरेलल टू करंट है, वेक्टर वी आर इस पर आप एरो लगा देना, वो एक्स सी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, एक्स सी पैरेलल है किसके, वी सी वेक्टर के, और इम्पीडेंस वेक्टर अप्लाइड वोल्टेज के पैरेलल है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस जो है यहाँ पे इन दोनों का आर और एक्स सी का वेक्टर सम है। तो आप इसको अगर सोल्व करो तो फॉर्मूला वही बनेगा जो अभी हमने वेक्टर वोल्टेज करंट वेक्टर डायग्राम से बनाया है। और बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जी और आर के दरमियान एंगल वही है जो करंट और वोल्टेज के दरमियान है। यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इम्पीडेंस डायग्राम को यूज़ करके डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हैं, और इम्पीडेंस डायग्राम भी हम वेक्टर डायग्राम ऑफ इम्पीडेंस भी बना के डायरेक्ट इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस के लिए हमें वोल्टेज करंट वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही मैंने बताया, एंगल बिटवीन आर एंड जी इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वी एंड आई। और इम्पीडेंस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे थीटा बराबर होगा tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर, और एक्स सी की जगह मैं 1/ओमेगा c पुट करूँगा। देखें थीटा का फॉर्मूला भी वही बना है जो हमने वोल्टेज करंट वेक्टर डायग्राम से बनाया था। ठीक है बेटा, अब आर एल सर्किट जो है हमने उसी को टू दी पॉइंट बताना है कि आर एल सर्किट फर्ज के हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है रजिस्टर और इंडक्टर का, जिसे हम AC सोर्स के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी हमने डायरेक्ट इम्पीडेंस डायग्राम भी बनानी है। हमने सीखा ही ये है कि इम्पीडेंस डायग्राम से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्यों फिर दोबारा उसको वेक्टर डायग्राम बनाएं वोल्टेज करंट। लेकिन इम्पीडेंस डायग्राम आर एल सर्किट की बनाने के लिए हमें वोल्टेज करंट वेक्टर डायग्राम को ही देखना पड़ेगा। आर एल सर्किट की इम्पीडेंस डायग्राम में रेजिस्टेंस वाला वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा, जिसे हम हॉरिजॉन्टली लेके चल रहे हैं एज अ रेफरेंस। और यहाँ पे एक्स एल वाला वेक्टर हम अपवर्ड ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी एल वेक्टर अपवर्ड बनेगा, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट को लीड करता है 90 डिग्री। और ये इम्पीडेंस
अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज वी एल और वेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वेक्टर वोल्टेज ड्रॉप है उन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ये इंपीडेंस वाला वेक्टर अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आर एल सर्किट की वेक्टर वोल्टेज करंट वेक्टर डायग्राम ऐसे आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने उससे उसी को यूज़ करते हुए इंपीडेंस डायग्राम बनाई है, जहाँ पे आर वेक्टर पैरेलल है करंट वाले वेक्टर के, एक्स एल वेक्टर पैरेलल है वी एल वेक्टर के, और इंपीडेंस वाला वेक्टर पैरेलल है अप्लाइड वोल्टेज के। तो यहाँ पे इंपीडेंस बराबर होगी सम ऑफ आर एंड एक्स एल, और यहाँ पे ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से इंपीडेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल को ओमेगा एल लिखते हैं जैसा कि हम पहले जानते हैं, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हमारे पास इंपीडेंस का फॉर्मूला बन गया। अब इन आर एल सर्किट अप्लाइड वोल्टेज करंट को लीड करेगा। मैंने बताया ना इंपीडेंस वाला वेक्टर अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन में है और रेजिस्टेंस वाला वेक्टर करंट की डायरेक्शन में है। तो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे करंट को लीड करेगा जबकि आर सी सर्किट में लैग करता है, और यहाँ पे एंगल बिटवीन जी एंड आर वही एंगल है जो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा किस तरह आएगा, tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर, एक्स एल ओवर आर, एक्स एल की जगह मैं ओमेगा एल लिख दूंगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स सी वेक्टर और एक्स एल वेक्टर ऑपोजिट होते हैं टू दी आर रेफरेंस लाइन के। रेजिस्टेंस अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो एक्स एल अपवर्ड होगा, एक्स सी डाउनवर्ड। अगर मैं रेजिस्टेंस को वर्टिकल कर दूंगा ना तो एक्स एल लेफ्ट साइड पे होगा, एक्स सी राइट साइड पे होगा। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि एक्स एल और एक्स सी के दरमियान क्या एंगल होता है, 180 डिग्री होता है, यानी दोनों ऑपोजिटली बिहेव करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स एल बढ़ेगा, कैपेसिटी एक्स एल बढ़ता है जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती है, और इनके वेक्टर भी देखें एंटी पैरेलल है जो बता रहे हैं कि इनका बिहेवियर ऑपोजिट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।